हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस की पीटी 365 को कवर किया जा रहा है, जिसमें अभी तक इसके 3 मेजर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा मेजर टॉपिक है वो 4th मेजर टॉपिक है। फिर आपके 2 मेजर टॉपिक बचे रहेंगे, उसको भी एक लेक्चर में फिनिश किया जाएगा। अभी तक हमने पहला टॉपिक जो था पर्यावरण, फिर दूसरा था प्रदूषण, और तीसरा जैव विविधता, उससे संदर्भ में इसको 3 पार्ट में कवर किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको भी एक पार्ट में कवर करेंगे, जो कि हमारा 4th पार्ट होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत शुरू करने के पहले आपको इसके मेजर टॉपिक को बता देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है जिनके बारे में आज पढ़ा जाएगा। जैसे संधारणीय विकास। संधारणीय विकास में ग्रीन टोपीज स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, रिसोर्स एफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमी, इंडस्ट्री कोएलिशन, ग्रीन बिल्डिंग, लीड रेटिंग सिस्टम, वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा संसाधन, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, यूएस नवीनीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्यवाही प्लेटफॉर्म, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसके बाद आता है राष्ट्रीय ग्रीन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहले, एथेनॉल में सम्मिश्रण, संपीड़ित बायोगैस संप्रेषण, किफ़ायती परिवहन के लिए संधारणीय विकास, अपतटीय पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम 2022, भारत के अन्य वैकल्पिक ईंधन, ऊर्जा दक्षता, स्टार लिविंग प्रोग्राम, राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम, एनर्जी ट्रांजैक्शन सूचकांक, संधारणीय कृषि, भारत में औद्योगिक उत्पादों का प्रमाण, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड, जीरो बजट प्राकृतिक खेती, कृषि वानिकी, संधारणीय कृषि की अन्य पद्धतियाँ, विविध में जैसे G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित डॉक्यूमेंट, 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय 8वीं मिशन इनोवेशन बैठक, युद्धजनित पर्यावरणीय क्षति, केन बेतवा लिंक परियोजना, रेत खनन, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में जैसे सुर्खियों में रहे प्रमुख संस्थान एवं संगठन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा और खाद्य एवं कृषि संगठन। तो ये आपके पूरे मेजर टॉपिक हैं जो कि 4th मेजर टॉपिक के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमारा 4th लेक्चर के अंतर्गत है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इसकी पीडीएफ प्राप्त होगी। चलिए तो शुरू करते हैं इसके टॉपिक को। टॉपिक पहला आता है ग्रीन डिपॉजिट के लिए स्वीकृति फ्रेमवर्क के संदर्भ में, कि ये हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति में एक फ्रेमवर्क को जारी किया गया। चलिए तो जानते हैं आखिर ये ग्रीन डिपॉजिट होता क्या है, जिसमें आरबीआई के द्वारा ये फ्रेमवर्क जारी किया गया है। ग्रीन डिपॉजिट जो है वह ब्याज वाली जमा राशि होती है। इस राशि में विनियमित संस्थाओं द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए इसे स्वीकार किया जाता है और इस राशि को हरित वित्त योजनाओं में निवेश किया जाता है। मतलब जो भी हरित वित्त से रिलेटेड योजनाएं होती हैं तो उनमें इस योजनाओं में इसमें निवेश किया जाता है, जो कि एक निश्चित अवधि में इसे स्वीकार भी किया जाता है और यह एक जमा राशि के तौर पर आती है। ग्रीन डिपॉजिट के उद्देश्य को देखा जाए तो पहला आता है कि इसमें ग्राहकों के हरित जमाओं की पेशकश करना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना, जमाकर्ताओं के संधारणीय एजेंडे को प्राप्त करने में मदद करना, ग्रीन वॉशिंग संबंधी चिंताओं को दूर करना, हरित गतिविधियों या परियोजनाओं के ऋण के प्रवाह को बढ़ावा देना है। ग्रीन वॉशिंग जो होता है वह एक प्रकार का तरीका है, इसके प्रचार का तरीका है, जो कि इसमें कंपनी उत्पादों, गतिविधियों या नीतियों को पर्यावरण या सामाजिक दृष्टि से सकारात्मक या अनुकूल या पर्यावरणीय या सामाजिक क्षति से बचने के रूप में प्रस्तुत करती है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत होती है। ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए कुछ फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएं हैं। जैसे पहला आता है कि यह निम्नलिखित संस्थाओं पर लागू होगा, जिसके अंतर्गत जैसे लघु वित्त बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लोकल एरिया बैंकों, पेमेंट बैंकों को डिपॉजिट स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी। आरबीआई के पास पंजीकृत तथा जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी कंपनियां होगी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां इनके अंतर्गत आती हैं। वर्तमान में ग्रीन डिपॉजिट को केवल भारतीय रुपये में मूल्य वर्गित किया जा सकता है। आरई के लिए ग्रीन डिपॉजिट जुटना अनिवार्य नहीं होता है तथा इसमें गतिविधियों को पहले वित्त पोषित किया जाता है जो ग्रीन डिपॉजिट से नहीं जुड़े हुए हों, और इस फ्रेमवर्क में जुटाए गए डिपॉजिट में जमा, बीमा, क्रेडिट गारंटी नियम द्वारा कवर किए जाते हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि इसमें शामिल क्षेत्रक परियोजनाएं और इसमें शामिल मतलब इससे बाहर रखी गई परियोजनाओं के बारे में।
इसमें शामिल परियोजनाओं में पहली आती है नवीनीकरण ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन, जलवायु परिवर्तन, संधारणीय जल एवं अपशिष्ट, हरित भवन आता है। इससे बाहर रखी गई परियोजनाओं में आती है जीवाश्म ईंधन के नए एवं मौजूदा निष्कर्षण, उत्पादन एवं वितरण से जुड़ी परियोजना, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, अप्रत्यक्ष अपशिष्ट भस्मीकरण, संरक्षित क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले फीड स्टॉक से बायोमास उत्पन्न करने के लिए नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना है। शराब, हथियार, तंबाकू, गेमिंग, ताड़ के पेड़ से तेल से संबंधित उद्योग, लैंडफिल परियोजनाएं, 25 मेगावाट की बड़ी जल विद्युत संयंत्र आदि इसके अंतर्गत आता है। आप जानते हैं कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में, कि ये ग्रीन बॉन्ड होते क्या हैं और हाल ही में ये चर्चा का विषय क्यों बने हुए हैं। कि सरकार ने वित्त वर्ष 2024 के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की पहली किस्त जारी की गई है। यह केंद्रीय बजट में 2022-23 में इसे जारी किया गया है। तो ये ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में कि आखिर ये होते क्या है। ग्रीन बॉन्ड वास्तव में ऋण लिखित होते हैं। इनमें के जरिए जुटाए गए धन का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय परियोजनाओं के वित्त पोषण में किया जाता है। पहला ग्रीन बॉन्ड को 2015 में जारी किया गया और भारत का ये पहला ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क है, जिसे बॉन्ड से प्राप्त आय, जिसमें ग्रीन बॉन्ड से जुटाए गए धन का उपयोग पात्र 9 श्रेणियों में परियोजनाओं में वित्त पोषण हेतु किया जाएगा। इसमें 2 गवर्नेंस प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, जिसमें पहली आती है परियोजनाओं के चयन की आरंभिक जिम्मेदारी परियोजना, दूसरी आती है हरित वित्त कार्य समिति। इसका प्रबंधन जो है बॉन्ड से जुटाए गए धन को भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है और इस धन का प्रबंधन केंद्रीय वित्त मंत्रालय पर सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन प्रकोष्ठ करता है और इसका लेखा परीक्षक कैग के द्वारा किया जाता है। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणी आती है, जैसे नवीनीकरण ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, संधारणीय जल एवं अपशिष्ट प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण इत्यादि आती हैं। संबंधित अवधारणाओं में देखा जाए तो सबसे पहले आता है सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड के बारे में, कि इंडिया मैकेजिम बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज की सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपना 10 वर्षीय सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड सूचीबद्ध कर लिया है। इस बॉन्ड में $1 बिलियन होगा तथा इस सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड में विशेष रूप से पर्यावरण और सामाजिक रूप से उत्तरदायी पहलों के लिए धन एकत्र करने के लिए डिजाइन किया जाता है और सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड में ग्रीन और सोशल बॉन्ड दोनों की विशेषताएं शामिल होती है। अब आता है कि रिसोर्स इफिशियंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोएलिशन के बारे में, कि हाल ही में मुंबई में संपन्न हुई G20 की पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की चौथी बैठक को सर्कुलेशन रिसोर्स इफिशियंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोएलिशन आरंभ किया गया। यह जो कोएलिशन है वह उद्योग संचालित पहल होती है। इसका गठबंधन 39 कंपनियों की संस्थापक सदस्यों के रूप में किया जाता है। इन कंपनियों का मुख्यालय 11 देशों में स्थित है। इसका उद्देश्य कार्यान्वयन में तेजी लाना है तथा संधारणीय विकास के एजेंडा 2030 तक इसके तहत निर्धारित सतत विकास लक्ष्य, पेरिस समझौते के तहत जलवायु संबंधी लक्ष्य, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क और किगाली संशोधन संसाधन क्षमता रोड मैप एवं अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य इसके अंतर्गत आते हैं। गठबंधन के संदर्भ में 3 प्रमुख इसके स्तंभ होते हैं, जिसमें पहला आता है प्रभाव डालने के लिए साझेदारियां, दूसरा आता है क्षमता और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देना और तीसरा आता है क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश होना। चक्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में देखा जाए तो यह जो अब अर्थव्यवस्था होती है कैसी आर्थिक प्रणाली होती है, जहाँ पर उत्पादन के साधनों को इनपुट को फिर से उपयोग और पुनर्चक्रण के आसपास संगठित किया जाता है। इसके किसी उत्पाद के उपयोग योग्य अवधि के बाद भी उसमें प्रयुक्त सामग्रियों को अर्थव्यवस्था में बनाए रखा जाता है और यहाँ तक संभव हो उनका पुनः उपयोग किया जाता है। सर्कुलर गैप रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था पर केवल 7.2% हिस्सा ही चक्रीय होता है, जिसकी गिरावट की प्रवृत्ति देखी जाती है। इसके अंतर्गत आता है एक डेटा बैंक को देखा जाए तो यह 1970 के वैश्विक संसाधन खपत में 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का केवल 7.2% हिस्सा ही चक्रीय है और भारत के केवल 20% वस्तुओं का पुनर्चक्रण किया जाता है और भारत ग्रीन हाउस गैसों में तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश और कुल वैश्विक उत्सर्जन में इसकी हिस्सेदारी 9.2% रही है। नवीनीकरण ऊर्जा और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई पहलों में आता है कि राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, भारत में शून्य अपशिष्ट वाला देश के लिए स्वच्छ भारत मिशन, विस्तारित उत्पादक
उत्तरदायित्व फ्रेमवर्क, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम ई सब सिस्टम प्रबंधन नियम, इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्र नीति, नीति आयोग और यूरोपीय संघ द्वारा संसाधन दक्षता पर रणनीति आता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि सतत वित्त कार्य समूह के बारे में, जो कि इसकी चौथी बैठक संपन्न हुई है। इसके बारे में देखा जाए तो इसे 2016 में ग्रीन फाइनेंस स्टडी ग्रुप के रूप में की गई है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं जो कि सतत वित्त को जुटाते हैं। हरित अधिक लोचशील समावेशी समाज व अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए होता है। ग्रीन बिल्डिंग के बारे में, ग्रीन बिल्डिंग जो है हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा तमिलनाडु के चेन्नई में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसका तात्पर्य पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री प्रक्रियाओं संचालन रखरखाव को अपनाने से होता है, जो कि ऊर्जा दक्ष और नेट जीरो कार्बन इमारतों से अलग होती है। यह अवधारणा ग्लोबल वार्मिंग तथा पर्यावरणीय नुकसान को कम करने हेतु और ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन की लागत को कम करने पर आधारित होती है। हरित निर्माण कार्य से संबंधित कुछ नवाचारी समाधानों में कूल रूफ, जियोथर्मल हीटिंग, स्मार्ट ग्रिड रेफ्रिजरेटर, ग्रीन रूफ विभाग हरित छतें शामिल होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एग्रोगीट एक कार्बन नेगेटिव सामग्री होती है, जो कि धान एवं गेहूं की पराली जलाने के लिए इत्यादि का उपयोग किया जाता है। कार्बन क्राफ्ट टाइल, जिसका निर्माण अपसाइक्लिंग के तहत कार्बन आधारित अपशिष्ट के उपयोग करके किया जाता है, इसके अंतर्गत आता है। यह हरित परियोजना को प्रमाण पत्र देने वाली भारत की प्रधान संस्था है, जो कि वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के संस्थापक सदस्य होते हैं, जिसमें 90 से अधिक देशों में राष्ट्रीय हरित भवन परिषदों का एक नेटवर्क होता है, जो कि आधिकारिक तौर पर ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, भारत, जापान, मेक्सिको, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेटवर्क के रूप में वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य बिल्ट एनवायरनमेंट या मानव निर्मित परिवेश को सुखदायक एवं अधिक संधारणीय बनाने के लिए इसका रूपांतरण किया गया और इसकी स्थापना 2001 में तथा इसका मुख्यालय हैदराबाद में। अब आता है लीड रेटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि भारत ने लीड नेट जीरो प्रमाणन में यूएसए और चीन को पीछे छोड़ दिया है। लीड रेटिंग सिस्टम के बारे में देखा जाए तो यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन प्रणाली होता है और इस रेटिंग में स्वस्थ, दक्ष, निम्न कार्बन उत्सर्जन आधारित लागत प्रभावी हरित भवनों के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान किया गया। इसे यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में विकसित किया गया है। यह ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन द्वारा प्रशासित है। लीड जीरो के बारे में, जो कि एक प्रमाणन का एक पूरक होता है और यह उन परियोजनाओं को मान्यता देता है जो कार्बन, ऊर्जा, जल और अपशिष्ट श्रेणियों में नेट जीरो या पॉजिटिव स्थिति को प्राप्त कर चुकी हूँ। अब आता है गृह या फिर ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट के बारे में, जो कि भारत की अपनी ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग है और इस प्रणाली को द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी या नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। यह गृह 5 स्टार रेटिंग है और इसका रेटिंग 5 साल की अवधि के लिए वैध होती है। वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा स्रोत के बारे में, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, जो कि विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च को शुरू किया गया और इस मिशन को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय को संयुक्त रूप से शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत इसमें 8 क्षेत्रक हैं और इसमें मेहर के जो मुख्य उद्देश्य है कि ऊर्जा क्षेत्रक में उभरती हुई प्रौद्योगिकियों भविष्य को प्रासंगिक रहने वाले क्षेत्रकों की पहचान करना है और एक जीवंत एवं नवोन्वेषी परिवेश का निर्माण भी करेगा। इसका वित्त पोषण विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय और तो इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और इसकी फंडिंग करते हैं। इसमें केंद्रीय बजट से फंड मिलेगा तथा इसका दृष्टिकोण किसी बाजार में उत्पादों को परिवर्तित करने हेतु प्रौद्योगिकी जीवन चक्र के दृष्टिकोण को अपनाना होता है और यह 5 साल की अवधि के लिए तैयार किया गया है, जो 2023-24 से 2027 तक की 27-28 तक ये एक टोटल 5 वर्ष की अवधि के लिए तैयार है। ये 2 स्तरीय होता है। पहला तो आता है तकनीकी कार्य क्षेत्र समिति और दूसरा आता है इसके अंतर्गत शीर्ष समिति, जिसमें जो तकनीकी कार्य समिति होती है वह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण इसकी अध्यक्षता करता है और केंद्रीय विद्युत एवं नवीनीकरण ऊर्जा नीति के तहत अध्यक्षता गठित होती है। अब आता है यूएस इंडिया नवीनीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकी व कार्यवाही प्लेटफॉर्म के बारे में। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी के तहत यूएस इंडिया रीटेप की शुरुआत की गई है। चलिए तो जानते हैं यूएस इंडिया रीटेप है क्या। एसएप के बारे में पहले नंबर पर जानते हैं रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी के बारे में कि यह यूएस इंडिया एसईसीपी
ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने, विद्युतीकरण और विकार्बनीकरण पर बल देने और उभरती स्वच्छ ऊर्जा के प्रौद्योगिकीकरण का विस्तार करने का एक प्रोग्राम है, जिसको 2030 की साझेदारी के तहत इसे शुरू किया गया है और इसके 5 स्तंभ दिए गए हैं, जैसे नवीनीकरण ऊर्जा, संधारणीय विकास, विद्युत और ऊर्जा दक्षता, तेल एवं गैस जिम्मेदारी उपयोग, उभरते ईंधन इसके अंतर्गत आता है। रीटेप के बारे में देखा जाए तो इसका उद्देश्य उभरती नवीनीकरण प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाना है। हरित एवं स्वच्छ हाइड्रोजन, पवन ऊर्जा और लंबी अवधि वाली ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का ध्यान केंद्रित करना है। भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय या ज्वारीय ऊर्जा आदि की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। इसका आरंभ संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा विभाग तथा भारत के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, जो कि 5 थीम पर आधारित है, जिसमें अनुसंधान एवं विकास, नवोन्मेषी, उन्नत प्रशिक्षण, सक्षमकारी प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण को बढ़ाने, निवेश, इंक्यूबेशन, आउटरीच कार्यक्रम इसके अंतर्गत आता है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में, कि हाल ही में नई दिल्ली में ISA महासभा के 6ठे सत्र का आयोजन हुआ है। इसमें घोषणा की है कि ग्लोबल सोलर फैसिलिटी को 35 मिलियन डॉलर का पूंजीगत योगदान प्राप्त होता है। यह 2012 में ISA असेंबली को GSF की मंजूरी प्रदान करता है और यह सौर परियोजनाओं, रूफटॉप सौर परियोजनाओं और उत्पादक उपयोग वाली सौर परियोजनाओं के पूंजी प्रवाह में निजी पूंजी को आकर्षित करेगी, तथा यह भुगतान गारंटी निधि, परियोजना से संबंधित जोखिम को कम करने की विकास निधि और तकनीकी सहायता की निवेश निधि आती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है वह एक अंतर सरकारी संगठन है और इसकी उत्पत्ति फ्रांस एवं भारत में 2015 के पेरिस में आयोजित UNFCCC के पक्षकारों के द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसे 2015 में आयोजित किया गया और इसका मुख्यालय भारत में है, जिसमें भारत सहित 97 देश इस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। अब आता है इसमें के अंतर्गत जो कुछ पहले स्टार्ट हैं, जैसे आती है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में। इस पहल का जो उद्देश्य है वह अलग अलग क्षेत्रीय ग्रिड्स को एक कॉमन ग्रिड से जोड़ना है। यह जो ग्रिड होती है इनमें उत्पादित विद्युत की आपूर्ति करने का उपयोग किया जाएगा और यह विशेष तौर पर सौर ऊर्जा की क्षमता को भी उपयोग किया जा सकता है। और इस पहल का नेतृत्व भारत और यूनाइटेड किंगडम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सौर गठबंधन तथा विश्व बैंक समूह के द्वारा किया जाएगा। फिर आती है सौर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संसाधन केंद्र पहल, जो कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के साथ साझेदारी के द्वारा संचालित किया गया है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देना होता है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, यह नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तथा भारतीय ग्रीन हाइड्रोजन मानकों को अधिसूचित करता है। यह उत्सर्जन की एक उच्चतम सीमा को रेखांकित करता है और इस सीमा में कम उत्सर्जन करके उत्पादित हाइड्रोजन के ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करके किया जाता है और इसमें विद्युत अपघटन या बायोमास रूपांतरण के माध्यम से उत्पादन करना शामिल होता है। NGHM के बारे में, इसका उद्देश्य भारत में ग्रीन हाइड्रोजन और इसके उप उत्पाद के उत्पादन, उपयोग, निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है और यह वर्ष 2030 तक इसमें निम्नलिखित परिणाम प्राप्त करने की अपेक्षाकृत है, जो प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता को हासिल करता है और इसमें देश भर में 125 गीगावाट की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता स्थापित करना होता है। मिशन के घटक में देखा जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित 2 अलग अलग प्रोत्साहन तंत्र होते हैं। पहला घटक में इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना होता है और दूसरे में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन करना है। अब आता है ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के बारे में, जो कि एक स्वच्छ ईंधन में जिनमें उत्पाद के रूप में केवल जल का उपयोग होता है। इसे इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से तैयार किया जाता है। यह इसका विद्युत अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया से किया जाता है जिनमें जल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग करने के लिए नवीनीकरण विद्युत का उपयोग किया जाता है। अब इसके अंतर्गत नेक्स्ट आता है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में, जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित बस शुरू की है। चलिए तो जानते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता क्या है, जिसके आधार पर इस बस को शुरू किया गया है। कि फ्यूल सेल जो है वह एक विद्युत रासायनिक ऊर्जा रूपांतरण उपकरण होता है। यह हाइड्रोजन या हवा का उपयोग करके बिजली, ऊर्जा और ऊष्मा एवं जल उत्पन्न करता है। यह हाइड्रोजन पर चलने वाली फ्यूल सेल तकनीक ई मोबिलिटी विकास का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, जिसकी कार्यप्रणाली फ्यूल सेल में इसे 2 इलेक्ट्रोड में या जहाँ भी क्रियाएँ होती हैं वर्गीकृत किया गया है। फ्यूल सेल को विद्युत अपघटन और उत्प्रेरक के रूप में भी होता है, जो अभिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं।
हाइड्रोजन सेल में प्रवेश करने के बाद एनोड पर पहुंचकर आवेशित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में विभाजित हो जाते हैं और इसके लाभ होते हैं कि हाइड्रोजन की उच्च दक्षता और ऊर्जा घनत्व के कारण परिचालन लागत कम करना, वाहन में ईंधन भरने के कम समय लगता है और वाहन की माइलेज मौसम की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहले स्टार्ट है कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम के लिए अनुसंधान एवं विकास रोड मैप तैयार किया गया है, जिसका आरंभ नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया और इस रोड मैप का उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन प्रणाली से संबंधित चुनौतियों और इसकी लागत प्रभावशीलता संबंधी मुद्दों के समाधान करना होता है, जिसके 3 प्रमुख दृष्टिकोण प्रस्तावित हैं। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना, जो कि इसका कार्यान्वयन हाइड्रोजन ट्रेनों के विनिर्माण हेतु वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित करने के प्रस्ताव से प्रस्तुत किया गया। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई, जिसमें 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया। ग्रीन अमोनिया व ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में प्रोत्साहन योजना है, जो कि नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजेक्शन कार्यक्रम के घटक सेकेंड ए और सेकेंड बी को तहत इसे अधिसूचित किया हुआ है, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है एथेनॉल सम्मिश्रण के बारे में। एथेनॉल सम्मिश्रण जो है चीनी मिलों में 12% एथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होना है। एथेनॉल सम्मिश्रण से तात्पर्य ऐसे एथेनॉल से होता है जो कि एथिल अल्कोहल युक्त मिश्रित मोटर ईंधन होता है और इसका अल्कोहल कम से कम 99% तक शुद्ध होता है। इसे कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है जो विशेष रूप से गैसोलीन के साथ सम्मिश्रित है, तथा एथेनॉल उत्पादन में कच्चे माल के रूप में गन्ने का उपयोग किया जाता है और इसके अतिरिक्त मक्का एवं भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध अधिशेष चावल के उपयोग की अनुमति दी गई है, इसके अंतर्गत आता है। जैव ईंधन या बायोफ्यूल के बारे में, जो कि पहली पीढ़ी के जैव ईंधन में खाद्य संबंधी स्रोतों जैसे कि स्टार्च, शर्करा सामग्री आदि से निर्मित होते हैं। द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधन में गैर खाद्य स्रोतों जैसे कि कृषि अपशिष्ट, बायोमास अपशिष्ट, लकड़ी के बुरादे, फसलों के अपशिष्ट, जेट्रोफा और पेंगोमिया आदि से बनाए जाते हैं। तृतीय पीढ़ी के जैव ईंधन होते हैं जो इसे एल्गन जैव ईंधन के रूप में जाना जाता है। शैवाल जैसे जलीय फीड स्टॉक से निर्मित किए जाते हैं। और चतुर्थ पीढ़ी के जो जैव ईंधन होते हैं वह जैव ईंधन का एक विकासात्मक चरण है, जिसे बायो इंजीनियर जीव सूक्ष्म जीव आनुवांशिक रूप से इंजीनियर फीड स्टॉक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है संपीड़ित बायोगैस सम्मिश्रण के बारे में, जो कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सिटी गैस वितरण क्षेत्रक में सीएनजी और पीएनजी सेगमेंट के चरणवार सम्मिश्रण दायित्व की शुरुआत की हुई है। सीबीओ जो है वह एक प्रकार का सम्मिश्रण दायित्व मतलब सीबीजी सम्मिश्रण दायित्व एक प्रकार का दायित्व होता है जो कि पारंपरिक ईंधन और सीबीजी के जैसे वैकल्पिक ईंधन को अलग अलग प्रतिशत में मिश्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम के उपयोग को धीरे धीरे कम करना है। सीबीओ रोड मैप जो कि 2024-25 का एक स्वैच्छिक होगा और अनिवार्य सम्मिश्रण की शुरुआत वित्त वर्ष 2025-26 में होगी। इसे 2025-26, 26-27 और 27-28 के लिए सीबीओ को कुल सीएनजी या पीएनजी की खपत में 1%, 3%, 4% के तहत रखा जाएगा, जिसमें इसमें सीबीओ 5% का होगा और यह सेंट्रल रिपोजिटरी बॉडी सम्मिश्रण मानकों की निगरानी और उसे लागू करना होता है। संपीड़ित बायोगैस के बारे में, जो कि एक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्प मात्रा में अन्य गैसों के मिश्रण से होता है। किफ़ायती परिवहन के लिए संधारणीय विकल्प, जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने पिछले साल सीबीजी सतत के कार्यान्वयन की समीक्षा विषय पर एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। सतत के तहत लक्ष्य को देखा जाए 2030 में 5000 सीबीजी संयंत्र स्थापित करना और प्रति वर्ष 15 एमएमटी सीबीजी का उत्पादन करना और प्रति वर्ष 50 एमएमटी जैव खाद का उत्पादन करना होता है। सीबीजी को बढ़ावा देने के लिए भारत के अन्य पहल जैसे परिवहन के लिए ईंधन के रूप में बायो सीएनजी के उपयोग पर बल दिया जाता है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 आती है। गोवर्धन योजना में इसमें मवेशियों और जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन में गांवों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। आरबीआई के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण योजना के तहत सीबीजी परियोजनाओं को शामिल करना इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है अपतटीय पवन ऊर्जा के बारे में, जो कि नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने तमिलनाडु में भारत की पहली अपतटीय परियोजना के निर्माण का टेंडर जारी किया। अपतटीय पवन ऊर्जा के बारे में, जो कि निम्नलिखित तरीकों में वर्गीकृत किया गया है। पहली आती है तटवर्ती पवन ऊर्जा, दूसरी आती है अपतटीय पवन ऊर्जा।
पवन टरबाइनों और फार्मलैंड समुद्री किनारे के तटीय क्षेत्रों अधिक ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। अब तटीय पवन ऊर्जा में इसके पवन टरबाइन समुद्र तट से दूर खुले समूहों में बड़े जल निवास इकाइयों से संबंधित होता है। अब तटीय पवन टरबाइन अधिक दक्ष होते हैं, जो कि अधिक जल उपलब्ध कराते हैं। भौतिक अवरोध भी कम होते हैं। इसमें 140 गीगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता होती है, जो कि अपतटीय पवन ऊर्जा से लगभग इससे ज़्यादा होती है। फिर आता है इसमें आरंभ की गई पहलों में आता है जैसे राष्ट्रीय अपतटीय नीति 2015 लागू करना और यूरोपीय संघ के साथ ग्लोबल कोएलिशन ऑन फैसिलिटी ऑफशोर विंड एनर्जी इंडिया की पहल शुरू की गई है। इसमें नेक्स्ट आती है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा जो है वह ऊर्जा संबंध संसदीय स्थायी समिति के लिए भारत की ज्वारीय विकास ऊर्जा पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जिस समिति में कहा है कि भारत ज्वारीय और तरंग ऊर्जा में अनुपात ऊर्जा की अनुमानित क्षमता 12,455 मेगावाट और 41,300 मेगावाट आती है। महासागरीय ऊर्जा के अन्य प्रकार को देखा जाए तो इसमें पहला आता है तरंग ऊर्जा, जो कि समुद्र की ऊपरी सतह पर वायु की गतिज ऊर्जा को स्थानांतरित करती है। महासागरीय धाराएं ऊर्जा, जो कि महासागरीय जल के परिसंचरण में उत्पन्न होती है। और महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण, जो कि महासागर के ऊपरी और निचली परतों के बीच तापमान के अंतर के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। ज्वारीय ऊर्जा की इस तरीके की एक प्रक्रिया होती है जो पृथ्वी पर सूर्य चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण की प्रणाली के कारण प्राकृतिक रूप से ज्वार के बढ़ने और पीछे हटने की क्रिया की सहायता से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। अब आता है इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के बारे में। जैसे BS6 स्टेज 2 में विश्व के पहले प्रोटोटाइप इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को लॉन्च किया गया। यह व्हीकल जो है वह फ्यूल इंजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन को मौजूद होता है और इस इलेक्ट्रिक का उच्च मात्रा में उपयोग करेगा तथा बेहतर ईंधन दक्षता प्रदान करेगा, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम के बारे में कि केंद्र सरकार ने हरित ऊर्जा उत्पादन में खरीद और खपत को बढ़ावा देने के लिए विद्युत और नियम 2012 को अधिसूचित किया गया है और यह एक ओपन एक्सेस की तरह है, जिसका आशय होता है कि विद्युत के पात्र उपभोक्ताओं, उत्पादन, राज्य वितरण कंपनियों को प्रदान की जाने वाली विद्युत पारेषण और वितरण प्रणाली सेवाओं को बिना किसी भेदभाव की पहुंच उपलब्ध कराना होता है। अब आता है भारत में अन्य वैकल्पिक ईंधन, जैसे कि प्राकृतिक गैस के संदर्भ में कि वित्त वर्ष में 2023 में भारत में प्राकृतिक गैस उपयोग 6% की कमी हुई है। प्राकृतिक गैस आखिर होते क्या है कि प्राकृतिक गैस मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन के सहित हल्के हाइड्रोकार्बन, गंधहीन और गैसीय मिश्रण होते हैं। और इसके प्रकार में देखा जाए तो यह परंपरागत प्राकृतिक गैस, गैर परंपरागत प्राकृतिक गैस, एसोसिएटेड नेचुरल गैस और कोल बेड मीथेन इसके अंतर्गत आता है। तो ये प्रमुख प्राकृतिक गैस के प्रकार है। डाई मिथाइल ईथर, जो कि IIT कानपुर में शोधकर्ताओं ने मैकेनिकल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से युक्त 100% DME ईंधन चालित इंजन विकसित किया है। यह सामान्य परिस्थितियों में एक रंगहीन, गैर विषाक्त, एक अत्यंत ज्वलनशील गैस है, जो कि लेकिन थोड़ा सा दबाव डालने पर यह तरल रूप से परिवर्तित होता है। इसमें प्राकृतिक गैस, जैव अपशिष्ट और या बायोमास को सिंथेटिक गैस में परिवर्तित करके उत्पादित किया जाता है। और सिन गैस जो होती है वह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण से बनती है। अब आता है मेथेनॉल डीजल 15 के बारे में, MD15, जो कि भारतीय रेलवे ने अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर मेथेनॉल डीजल 15 नामक एक विशेष ईंधन को विकसित किया हुआ है। ऊर्जा दक्षता। ऊर्जा दक्षता के संदर्भ में आता है पहले नंबर पर स्टार टेब लेबलिंग प्रोग्राम। यह जो प्रोग्राम है इसे केंद्र सरकार के सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल की स्टार लेबलिंग प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया। स्टार लेबलिंग प्रोग्राम आखिर होता क्या है? इसको विद्युत मंत्रालय के द्वारा 2006 में स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की ऊर्जा बचत के संदर्भ में उचित जानकारी के आधार पर निर्णय को सक्षम बनाना है। साथ ही अत्यधिक ऊर्जा की खपत करने वाली विविध उपकरणों में ऐसे विकल्प प्रस्तुत करना जो बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करेंगे। इनका कार्यान्वयन SLP का कार्यान्वयन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को करना है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसके में कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है वह जिसका जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत एक सांविधिक निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मंत्रालय विद्युत मंत्रालय और इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य आता है। इसके प्रमुख कार्य में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना और संबंधित जानकारी का प्रसार करना है और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के अनुसार वित्त पोषण को बढ़ावा देना होता है।
BE के अन्य पहलों के अंतर्गत आता है, जिसमें पहल और वितरण है। पहल में आता है भारत ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता 2017 के बारे में। यह जो संहिता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत ने ECBC को विकासशील देशों के लिए एक उल्लेखनीय अपवाद के रूप में माना है। इसका उद्देश्य केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की एजेंसी में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने जारी किया है और पूरे भारत में एक नई कॉमर्शियल बिल्डिंग के रूप में नई ऊर्जा प्रदर्शनों के मानकों को निर्धारित करता है और यह सरकारी और निजी भवनों पर लागू होता है। राष्ट्रीय राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक के बारे में, जिसे 2021-22 में जारी किया गया और यह ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने इसे विकसित किया है और इसका विकास अलायंस फॉर एन एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमी के सहयोग से किया गया है। इसका उद्देश्य नेतृत्व वाला सदस्यता आधारित एक गैर लाभकारी संगठन या भारत में ऊर्जा दक्षता बाजार के संचालन और नीतियों के निर्माण में भूमिका निभाता है, जो कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में वार्षिक प्रगति का आकलन करता है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है उत्प्रेरक उच्च तकनीक केंद्र प्रदर्शन केंद्र के बारे में कि यह केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने इसे ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए तेजी लाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र उत्प्रेरक की स्थापना की है। इसका जो उद्देश्य इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने स्थापित किया है, केंद्र सरकार प्रशिक्षण क्षमता निर्माण ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन सूचना केंद्र ज्ञान भंडार जैसे क्षेत्र को परियोजनाओं को लागू करने और उनका समर्थन करती है। इसके अंतर्गत आता है राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम, जो कि हाल ही में ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने राष्ट्रीय कुशल पाक कार्यक्रम की शुरुआत की है और यह कार्यक्रम स्वच्छ पाक कला योजना का एक घटक है। इसका उद्देश्य भारत में पाक कला के कार्यों में आमूलचूल परिवर्तन लाना है और इसका लक्ष्य पूरे देश में 20 लाख ऊर्जा दक्ष इंडक्शन कोक स्टोव वितरित करना होता है। इसमें विद्युत मंत्रालय की ग्लो इलेक्ट्रिक पहल के अनुरूप नॉन सोलर या विद्युत आधारित इंडक्शन कोक स्टोव पर ध्यान केंद्रित किया गया और इसका उद्देश्य संचार शिक्षा संबंधी गतिविधियों में मोबिलिटी सिस्टम और इलेक्ट्रिक कुकिंग के लाभों में जागरूकता पैदा करनी होती है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, जिसको 4 उपक्रम में संयुक्त रूप से 2009 में स्थापित किया गया है, जैसे राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम लिमिटेड, विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आते हैं, जिसका उद्देश्य मुख्यालय नई दिल्ली में है, मंत्रालय विद्युत मंत्रालय, और इसका उद्देश्य एक जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग के लिए इकोसिस्टम को सक्षम बनाना है और उनके नवाचारों और बाजार के निर्माण से संबंधित दृष्टिकोण शामिल होता है। इसके अंतर्गत कुछ कार्यक्रम है, जैसे उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल योजना, जिसके तहत देश भर में LED बल्ब वितरित किए जाते हैं। एनर्जी ट्रांजैक्शन सूचकांक की हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने एक्सचेंजर नामक कंपनी ने के सहयोग से फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजैक्शन 2023 से शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का जो प्रकाशित किया गया है वह एनर्जी ट्रांजैक्शन सूचकांक के द्वारा किया जाता है। इसमें 2023 के अंतर्गत देखा जाए तो इस सूचकांक के 3 मापदंड हैं, जिसमें समता, सुरक्षा, संधारणीयता के आधार पर इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें स्वीडन ने पहला स्थान प्राप्त किया है, दूसरा और तीसरा नॉर्वे एवं डेनमार्क ने किया है और भारत ने 120 देशों में 67वां स्थान प्राप्त किया है। भारत और सिंगापुर ऐसे 2 देश हैं जिसने ऊर्जा प्रणाली के बेहतर प्रदर्शन की सभी पहलुओं में प्रगति कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है संधारणीय कृषि के बारे में कि भारत में जैविक उत्पादों के प्रमाणन, जो कि यूरोपीय संघ की ऑडिट संबंधी स्टडी के यूरोपीय संघ को निर्यात की जा रही भारतीय जैविक उत्पादों की प्रमाणन प्रक्रिया में कमियों को पता लगाना होता है। जैविक कृषि पद्धति के सिद्धांत के बारे में देखा जाए तो इसमें पहला आता है स्वास्थ्य का सिद्धांत, जो कि मृदा, वनस्पति, जीव जंतु, मानव एवं धरती की भलाई को सामूहिक रूप से अलग अलग तरीके से बढ़ावा देना है। दूसरा आता है पारिस्थितिकी का सिद्धांत, जो कि पारिस्थितिकी प्रणालियों और चक्रों के साथ संतुलन बनाना, उनके अनुरूप काम करना और कम से कम व्यवधान डालना जो कि उन्हें मदद बनाए रखे। निष्पक्षता का सिद्धांत, जो पर्यावरण को जीवन के अवसर के लिए एक साझा संबंध का निर्माण करता है। देखभाल का सिद्धांत, जो कि भावी पीढ़ियों का भी ध्यान रखना और पर्यावरण का संरक्षण करना होता है। जैविक कृषि के बारे में, जैविक कृषि जो है वह एक जैव विविधता, जैविक चक्र तथा मृदा की जैविक गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। इसमें सभी सिंथेटिक फार्म इनपुट्स की बजाय ऑन फार्म यानी खेती में उपलब्ध कृषि संबंधी जैविक और यांत्रिक तरीकों का उपयोग करना होता है, जिसमें जैविक खेती के लाभ होते हैं। पर्यावरण के लिए हानिकारक कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता और किसानों के लिए इनपुट्स, खाद एवं बीज संबंधी लागत को कम करना होता है और उपभोक्ताओं के लिए लाभ स्वास्थ्यवर्धक, उच्च पोषण वाला भोजन उपलब्ध कराती आदि होता है।
जैविक एवं प्राकृतिक स्थिति के बीच अंतर देखा जाए तो जैविक कृषि में खेतों में बाहर किए गए कार्बनिक एवं जैविक खाद जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि का उपयोग किया जाता है और प्राकृतिक खेती में कृषि भूमि पर किसी भी तरह का बाह्य इनपुट्स का उपयोग नहीं किया जाता। इसके तहत खेतों पर भी मिट्टी का सतह पर सूक्ष्म जीवों और केंचुआ आदि द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को प्रोत्साहित कर धीरे धीरे मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि की जाती है। भारत की स्थिति के संदर्भ में 2022-23 में दुनिया में जैविक कृषि करने वाले किसानों का सबसे अधिक संख्या भारत में और इसके अलावा 2021-22 में 59.1 लाख हेक्टेयर जैविक कृषि की जाती है और सिक्किम विश्व का पहला 100% जैविक राज्य बना हुआ है। भारत में जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जो कि प्रमाणन निकायों को प्रत्यानयन प्रदान करता है और इसमें मानक निर्धारित करना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और इससे प्राप्त उत्पादों का विपणन करना होता है। और यह कृषि और संस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तहत इसे शुरू किया गया। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया के बारे में या PGS इंडिया, जो कि यह सुनिश्चित करता है जो जैविक उत्पादों का उत्पादन निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होता है और एक पंजीकृत लोगो या विवरण को दर्शाया जाता है। इसका उद्देश्य तृतीय पक्ष में प्रमाणन एजेंसियों की सहायता के बिना प्रमाणन प्रणाली को सस्ता और सुलभ बनाना होता है। जैविक भारत लोगो, जो कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने राष्ट्रीय जैविक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य पैकेटों पदार्थों के पैकेटों में इस लोगो को लगाने की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत आता है नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड के बारे में। इसको जैव खाद्य उत्पादों में भारत ऑर्गेनिक के नाम से ब्रांड के नाम से जारी किया गया है। भारत ऑर्गेनिक के संदर्भ में यह 6 जैविक और ऑर्गेनिक उत्पाद जारी किए गए हैं, जिसमें अरहर दाल, चना दाल, चीनी, राजमा, बासमती चावल और सोना मसूरी चावल इसमें शामिल होता है। इसे खुदरा दुकानों पर एक नेटवर्क में जैविक उत्पाद के लिए एक मंच की अवधारणा के तहत इसको लॉन्च किया गया है और इसमें 3 नई सहकारी समितियों में से एक है और 2 जो सहकारी समितियां उनमें राष्ट्रीय सहकारी निगम निर्यात लिमिटेड और राष्ट्रीय स्तर पर बहुराज्य सहकारी बीज समिति और निर्यात एवं प्रमाणन बीज इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड के बारे में, जिसकी स्थापना 2023 में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के अधिनियम 2002 के तहत की गई है। इसका लक्ष्य देश में प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों को एक मंच प्रदान करना, उनके उत्पादों की मार्केटिंग की व्यवस्था करना होता है और इसे संयुक्त रूप से निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा प्रमोट किया जाता है, जिसमें अमूल, भारतीय राष्ट्रीय सहयोग उपभोक्ता संघ लिमिटेड, भारतीय कृषि सहकारी विकास महासंघ लिमिटेड और राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इसके अंतर्गत आती है और इसे केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित कोई भी सहकारी समिति या व्यक्तियों के संघ NCOL के द्वारा सदस्य बन जा सकता है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है जीरो बजट प्राकृतिक खेती के बारे में, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया हुआ है। चलिए तो जानते हैं इसके अंतर्गत की कृषि सखियाँ कौन हैं। कृषि सखियाँ जो है ये कृषि कार्यों में लगे किसान और जमीनी स्तर पर कृषि में प्रशिक्षित पैरा एक्सटेंशन पेशेवर होते हैं, जो कि जागरूकता बढ़ाते हुए कृषि संबंधी पर्यावरण अनुकूल और आर्थिक रूप से व्यवहार तरीकों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करते हैं। GBNF के बारे में, जो कि एक प्राकृतिक खेती का तरीका होता है जिसे रासायनिक उपयोग नहीं किया जाता है और ऋण लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसमें इनपुट की खरीद पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता है। इसके अंतर्गत आता है और इसे मूल रूप से बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के कृषक सुभाष पालेकर द्वारा बढ़ावा दिया गया और इसका प्रावधान केंद्रीय बजट 2019-20 में किया गया था। नेक्स्ट आता है कृषि वानिकी के बारे में, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए एक फैक्ट शीट को जारी किया है। यह फैक्ट शीट भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा तैयार की गई और इसमें 22 सहित 36 अलग अलग प्रजातियों की कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को सम्मिलित किया गया है, जिन्हें कृषि वानिकी प्रणालियों घरेलू बगीचों में उगाया जाता है। इसमें टोटल 36 प्रजातियों में ल्यूकोना, ल्यूकोसेफला या सुबाबुल या और यूकेलिप्टस की अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं और यूकेलिप्टस जो है वह अत्यधिक जल ग्रहण प्रजाति होती है। कृषि वानिकी के बारे में, जो कि निर्धारित हिस्से पर कृषि एवं वृक्षारोपण के एक साथ कार्य करती है और इसमें फसल, वृक्ष, पशुधन शामिल होते हैं। कृषि वानिकों में घटकों के आधार पर निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया गया है, जैसे एग्री सिल्वीकल्चर, सिल्वो पास्टोरल, एग्रो सिल्वो पास्टोरल आता है इसके अंतर्गत आता है और इसके लाभ में उत्पादकता, संधारणीयता और अनुकूलन से संबंधित होती है। कृषि वानिकी के लिए आरंभ की गई पहलों में जैसे
कृषि मानकों पर उपमिशन योजना, जो कि हर मेड़ पर खेत पेड़ वाला, कि यह इसे खेतों में फसलों के साथ वृक्षारोपण करने के लिए बढ़ावा देने के लिए 2016-17 में शुरू किया गया है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, जिसमें 2014-15 में लागू किया है, जिसमें फलों, सब्जियों, मशरूम, मसालों आदि की खेती की जाती है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी 2014, जिसमें फसल एवं पशुधन के साथ पूरक एवं एकीकृत तरीके से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित और विस्तारित करने के लिए शुरू किया गया है। कई वृक्ष प्रजातियों में कटाई और ट्रांजिट रूल में छूट दी गई है, जो कि बांस के बड़े पैमाने पर खेती को संभव बनाने और बांस को वन उपज की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है संधारणीय कृषि की अन्य पद्धतियों के बारे में, कि इसमें पहली आती है सेलुलर कृषि। क्या सेलुलर कृषि जो है वह खाद्य एवं जुड़े उद्योग के कार्बन उत्सर्जन में बढ़ते हिस्सेदारी को देखते हुए सेलुलर कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। यह पशु आधारित उत्पादों को सीधे जानवरों से प्राप्त करने की बजाय कोष का संवर्धन के जरिए उत्पादित किया जाता है। इनमें दो अलग अलग तरीकों से उपयोग किया जाता है, जिसमें कोष का संवर्धन और इसमें प्रिसिजन फर्मेंटेशन या आकोष्कीय होता है। फिर नेक्स्ट आती है डायरेक्ट सीडिंग राइस पद्धति, जो कि प्राप्त जानकारी के अनुसार मजदूरों की कमी, बारिश में हुई वृद्धि, देरी की वजह से चावल उत्पादक प्रमुख राज्यों में किसानों की DSR पद्धति को अपनाना होता है। यह एक ऐसी प्रणाली होती है जो धान के बीजों को सीधे खेत से बोया जाता है, और यह रोपण की पारंपरिक प्रणाली होती है जिसमें बीजों को कृषि नर्सरी में बोया जाता है और बाद में पौध की जल से भरे खेत की रोपाई की जाती है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक सॉइल, जो कि शोधकर्ताओं में इलेक्ट्रॉनिक सॉइल विकसित किया गया है। एक प्रकार का बायो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है और इसमें ऊर्जा की खपत बहुत कम होती है, जो कि हाइड्रोपोनिक खेती के लिए विकसित की गई है। सॉइल विद्युतीय रूप से पौधों की जड़ प्रणाली और विकास को प्रेरित कर सकती है और इसके लिए उच्च वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट आती है मियावाकी वृक्षारोपण विधि, जो कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड छत्तीसगढ़ की कोयला खनन बेल्ट में मियावाकी विधि पद्धति का उपयोग वृक्षारोपण करेगी, और इस तकनीक का नाम जापानी वनस्पति साथ अकीरा मियावाकी के नाम पर रखा गया है। इस विधि में प्रति वर्ग मीटर के भीतर 2 से 4 प्रकार के देशज वृक्ष, झाड़ियाँ, ग्राउंड कवर प्लांट आदि रोपित किए जाते हैं। इसमें छोटे भूखंड पर घने बेतान की परत वाले वन तैयार किए जाते हैं। रीसर्कुलेटरी कल्चर सिस्टम, जो कि एक ऐसी तकनीक होती है जिसके तहत यांत्रिक और जैविक निस्यंदन या निलंबित पदार्थ तथा चयापचय को घटाने के उपरांत जल को पुनः चक्रित या उनका पुनः उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग मछली की विभिन्न प्रजातियों के अत्यधिक संख्या में पालन हेतु RAS प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, और इसके अंतर्गत मत्स्य पालन के लिए न्यूनतम भूमि क्षेत्र में जल के सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। अब आते हैं विविध वाला टॉपिक, जिसके अंतर्गत आता है G20 शिखर सम्मेलन के संबंधित पहलू एवं डॉक्यूमेंट, जो कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन समाप्त हुआ है और इससे सर्वसम्मति से कई सिद्धांतों, पहलों और दस्तावेजों को अपनाया गया है। चलिए तो जानते हैं इसकी पहले और आउटकम डॉक्यूमेंट के बारे में, जिसके अंतर्गत पहली पहल आती है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स और अन्य प्राचीन मखाद्यान्न अनुसंधान पहल या महर्षि पहल। इस पहल को G20 के कृषि क्षेत्र में प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक के दौरान अलग अलग प्रतिभागियों की स्वस्थ रोलोग और गृह के लिए सतत कृषि खाद्य प्रणाली के हेतु सर्वसम्मति से महर्षि पहल के शुभारंभ का समर्थन किया गया, और इसका सचिवालय भारतीय कदम अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा, और यह ICRISAT, CGIAR केंद्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की तकनीकी सहयोग प्रदान करता है। और इस पहल में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के तहत कृषि जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा, पोषण के संबंध में अनुसंधान एवं जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करेगी। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में, जिसे भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में इसे लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य जैव ईंधन के उपयोग की दिशा में आगे बढ़ने और इसे व्यापक तौर पर अपनाने के लिए एक वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसके सदस्यों में G20 के 7 देश हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, भारत, इटली, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और इसमें 4 आमंत्रित देश में बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात आता है, और 8 देश ऐसे हैं जो G20 के सदस्य नहीं हैं, जिसमें आइसलैंड, केन्या, गुआना, पराग्वे, सेशेल्स, श्रीलंका, युगांडा और फिनलैंड आते हैं। इसमें 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं जो कि ये प्रमुख आते हैं। जीबीओ की इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो यह प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देकर जैव ईंधन के वैश्विक उपयोग में तेजी लाएगा, साथ ही यह जैव विविधता ईंधन पर निर्भरता को कम करेगा। सतत विकास के लिए जीवन शैली पर उच्च स्तरीय सिद्धांत, जो कि 9 HLP हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन लाइफ स्टाइल को रेखांकित करता है।
इसमें विकास, पर्यावरण और जलवायु एजेंडे के बीच अंतर संबंधों को बढ़ावा दिया गया है, जो कि सभी लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता है और पर्यावरण के अनुकूल व्यक्तिगत और सामुदायिक व्यवहार को बढ़ावा दिया जाता है। सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए G20 कार्य योजना, जो कि एक महत्वपूर्ण रूपांतरित संक्रमण के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें डिजिटल परिवर्तन, लैंगिक समानता, महिलाओं का सशक्तिकरण और कृषि को पीछे न छोड़ते हुए विश्व स्तर पर संधारणीय, समावेशी और न्यायोचित परिवर्तन लागू करना होता है। चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांत, जो कि संधारणीय और अनुकूल ब्लू इकोनॉमी के लिए सिद्धांत का समूह है, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित पर कार्य करता है कि नीली अर्थव्यवस्था निगरानी, मूल्यांकन तंत्र की स्थापना और कार्यान्वयन करना, महासागर से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए वित्त पोषण में वृद्धि करना, नीली अवस्था के लिए समुद्री स्थानिक योजना निर्माण के लिए उपयोग को बढ़ावा देना और स्वदेशी और पारंपरिक ज्ञान को पहचानना, संरक्षित करना और इनका उपयोग करता है। ब्लू इकोनॉमी यानी कि नीली अर्थव्यवस्था के बारे में, इसे विश्व बैंक के अनुसार ब्लू इकोनॉमी से आशय महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक समृद्धि, बेहतर आजीविका, रोजगार के लिए महासागरीय संसाधनों के संधारणीय उपयोग से होता है और सतत विकास लक्ष्य में एक ही प्राप्ति के लिए सहायक है। नीली अर्थव्यवस्था में ब्लू इकोनॉमी के घटक में आते नवीनीकरण ऊर्जा, मत्स्य, पर्यटन, समुद्री परिवहन और अपशिष्ट प्रबंधन इसके अंतर्गत आता है। अब आती है 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय और 8वीं मिशन इनोवेशन की बैठक के बारे में। यह 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय और 8वीं मिशन इनोवेशन बैठक की मेजबानी भारत ने की है और इस मेजबानी की जो थीम रही है वह स्वच्छ ऊर्जा को मिलाकर आगे बढ़ना रहा है। चलिए तो एक एक करके दोनों को जानते हैं, जिसमें पहला आता है स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय समिति, जो कि उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है, जिसमें भारत भी इसका सदस्य और वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और नीतियों एवं कार्यक्रमों का समर्थन करता हुए शुरू की गई पहलों में स्वच्छ ऊर्जा समुद्री हब, जो कि सभी क्षेत्रों के लिए एक सार्वजनिक निजी मंच होगा, जिसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में होने वाली परिवहन के लिए कम एवं शून्य उत्सर्जन ईंधन का उत्पादन करके आवश्यक निवेश को जोखिम मुक्त बनाना होता है। मिशन इनोवेशन के बारे में, जो कि स्वच्छ ऊर्जा को सभी के लिए किफायती, आकर्षक, सुलभ बनाने की एक वैश्विक पहल है और इसका पहला चरण 2015 में पेरिस समझौते के साथ किया गया और दूसरा चरण को मिशन इनोवेशन 2.0 के तहत 2021 में शुरू किया गया है। इसमें 23 देश और यूरोपीय संघ भी है, जिसमें भारत भी इसके संस्थापक में शामिल है। और इस मिशन के 7 इनोवेटिव मिशन हैं, जैसे कि अर्बन ट्रांजैक्शन, नेट जीरो इंडस्ट्री मिशन, इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, क्लीन एंड हाइड्रोजन, ग्रीन पावर्ड फ्यूचर, जीरो एमिशन शिपिंग, कार्बन डाई रिमूवल आता है। अब आता है युद्ध जनित पर्यावरणीय क्षति, जो कि हाल ही में कई विशेषज्ञों ने रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से संबंधित पर्यावरणीय क्षति और प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है। युद्ध के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और सशक्त संघर्षों के दौरान जिम्मेदारी आचरण को प्रोत्साहित करने वाला पहले सिद्धांत आता है, जिसमें जेनेवा कन्वेंशन 1949 में विश्व प्राकृतिक पर्यावरण को व्यापक, दीर्घकालिक और गंभीर क्षति पहुंचाने वाले युद्ध के तरीकों पर प्रतिबंध लगा गया है। ब्रटलैंड रिपोर्ट में आवर कॉमन फ्यूचर के संधारणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई और स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सामूहिक विनाश के सभी हथियार को उपयोग के लिए प्रतिबंध लगाया गया है और इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। यह जो प्रोजेक्ट है इसे अंतिम वन मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत 2021 में मंजूरी दी गई थी और यह सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र की एक परियोजना है, जो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में फैला हुआ है। मतलब कि मध्य प्रदेश के 13 जिलों में ये फैला हुआ है। यहाँ कहाँ पर, केन बेतवा लिंक, यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व है। इसमें जो अधिशेष को कैन की नदी के जो अधिशेष जल को बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा और कैन और बेतवा यमुना की सहायक नदी है। इसके संदर्भ में इस योजना को शुरू किया गया। इसका जो पहला चरण है, इसे 2 धन बांध कॉम्प्लेक्स या सहायक इकाइयों जैसे लो लेवल टनल, कैन बेतवा लिंक नहर, बिजली घरों का निर्माण किया जाएगा और चरण सेकंड में लोअर और बांध बीमा कॉम्प्लेक्स परियोजना, कोठा बैराज परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इसका इम्पोर्टेंस है कि यह जलापूर्ति और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराकर बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करेगा तथा यह 20 लाख पेड़ों को काटने पड़ सकते हैं इससे, और पन्ना टाइगर रिजर्व के कुछ क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे और कैन घड़ियाल अभ्यारण्य के घड़ियालों सहित अन्य वन्य जीवों को भी इससे खतरा होगा।
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, जो कि एक सिंचाई मंत्रालय के या जल शक्ति मंत्रालय अभी प्रेजेंट में बनाया गया है, इसके तहत इसे योजना को बनाया गया है और इसका उद्देश्य अधिशेष जल वाले बेसिन में पानी की कमी वाले बेसिन में जल को स्थानांतरित करना होता है, जिसमें 16 प्रायद्वीपीय क्षेत्र और 14 हिमालयी क्षेत्र हैं, जो कि 30 नदी जोड़ो परियोजनाओं की इसके तहत शुरुआत की गई है। अब आता है सुर्खियों में रही नदी जोड़ो परियोजना, जिसमें कलसा बंदूरी परियोजना, जिसे हाल ही में कार्यान्वयन के लिए निविदाएं जारी की गई। इस निविदाओं को वन एवं पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्रदान किए बिना ही जारी किया जाता है। यह महादई नदी में 2 सहायक नदियों में कलसा और बंदूरी के अधिशेष जल को माल प्रवाह में प्रवाहित करती है और यह महादई नदी को मांडवी नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य उत्तरी कर्नाटक के सूखे प्रभावित शहरों के लिए पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना होता है। रेत खनन, जो कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने नई दी रेत खनन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति को अनिवार्य बना दिया है। इसके खनन के प्रभाव को देखा जाए तो इसमें जलीय और तटवर्ती जैव विविधता का ह्रास होता है, तटीय अपरदन, डेल्टाई संरचना में परिवर्तन आदि होता है, जल के प्रवाह और समुद्री धाराओं में परिवर्तन होता है, जो कि बाढ़ नियंत्रण में समस्या आती है। भूजल और नदी जल स्तर के गिरावट, भूजल में प्रदूषित होना होता है। चरम प्राकृतिक घटनाओं जैसे बाढ़, सूखा, सुरक्षा की कमी की स्थिति आती है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि रेत के बारे में। रेत जो है पानी के बाद यह दुनिया का सबसे अधिक दोहन किया जाने वाला एक प्राकृतिक संसाधन है। इसमें रेत के मुख्य स्रोत में आती है नदी में नदी बेसिन एवं बाढ़ का मैदान, झीलों, जलाशय, कृषि क्षेत्रों, तटीय या समुद्री खेती, सूख गई नदियों के बेसिन जिनमें पेलियो चैनल्स आदि आते हैं। भारत में रेत खनन के विनिमय को देखा जाए तो इसमें पहला आता है खान एवं खनिज अधिनियम 1957, जो कि बालू को एक गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया और इसमें प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों के पास होता है और राज्य सरकारें अपने हिसाब से नियम बनाकर इसे खनन को विनियमित करती हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संधारणीय रेत खनन दिशा निर्देश 2016 जारी किए गए हैं, जो कि पूरक के रूप में से जारी किया गया। इसका उद्देश्य खनिज संसाधनों की पहचान और मात्रा का निर्धारण और उनका इष्टतम उपयोग करना है। रेत की पुनः पूर्ति संबंधी अध्ययन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करना, पर्यावरण मंजूरी के बाद निगरानी करना, पर्यावरण लेखा परीक्षा की प्रक्रिया करना और अवैध खनन की घटनाओं को रोकना होता है और इसे खान मंत्रालय के द्वारा रेत खनन फ्रेमवर्क 2018 में तैयार किया गया था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसकी उत्पत्ति जो है वह 2010 में की गई। इसकी मुख्य पीठों में नई दिल्ली और अन्य पीठों में भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई आता है और यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत गठित की गई, जिसमें बंधा हुआ या बाध्य नहीं है और इसकी अपील को 6 महीने के भीतर निपटान किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग फ्रेमवर्क 2023-27, जिसमें नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार के 2023 और 2027 पर इसमें हस्ताक्षर किए हैं, जो कि 2030 के सतत विकास एजेंडे के 4 रणनीतिक स्तंभों के आधार पर जारी है, जिसमें 4 स्तंभ आते हैं: लोग, समृद्धि, गृह और भागीदारी, जो कि परस्पर एक दूसरे से संबंधित है, जिसके तहत 6 परिणामों को चिन्हित किया गया है। इसके अंतर्गत ये प्रमुख परिणाम आते हैं। इसका जो मेन मोटो है कि यह सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत के प्रति संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के सामूहिक प्रस्ताव को दर्शाता है। नेक्स्ट आता है लोचशील और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन या राइज के लिए साझेदारी। ये रेसिलिएंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन एनहांसमेंट विश्व बैंक और G7 की एक पहल है, जिसकी अध्यक्षता जापान कर रहा है और इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में बड़ी भूमिका निभाने में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में समर्थन करना होता है। अर्थ सिस्टम बाउंड्री, जो कि एक शोध के पता चला है कि जिसमें 8 अर्थ सिस्टम बाउंड्री को में से 7 को पहले ही पार किया जा चुका है और यह पृथ्वी के स्वास्थ्य की स्थिरता, प्रजातियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है कुल रूप नीति। कुल रूप नीति जो होती है, तेलंगाना भवनों में गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए कुल रूप नीति को शुरू किया है। यह नीति जो है वह सभी सरकारी और गैर आवासीय भवनों के लिए अनिवार्य है। इसका उद्देश्य इमारतों को तापीय रूप से अनुकूल बनाना और उनकी ऊर्जा खपत को कम करना होता है और इसमें छत का इंसुलेशन किया जाता है, जिससे अधिक परावर्तन करने वाले पेंट या तरल पदार्थ की तरह करना और पहले से तैयार सामग्री जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, मेम्ब्रेन या बिटुमेन आधारित सीट लगाना होता है।
मिशन 50 के EV4ECO जो होता है वह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने इस मिशन को एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम को मजबूत करना और इसके सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को क्रमशः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऋण के माध्यम से ईवी की खरीद का वित्त पोषण किया जाता है। अब आता है पेरोस्क्वाइट के बारे में, जिसे वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह नैनोस्केल इंक कोटिंग स्थिरता में एक हद पर सुधार ला सकती है और यह अगली पीढ़ी की पेरोस्क्वाइट सोलर सेल के बड़े पैमाने पर उत्पादन पर उपयुक्त बनाया जाता है। और यह कैल्शियम टाइटेनेट का प्राकृतिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला एक खनिज होता है। वन CGIAR वैश्विक पहल वन के बारे में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फलसल अनुसंधान संस्थान वन CGIAR के नामक वैश्विक पहल शामिल की गई है। इसकी स्थापना 1972 में भारत सरकार और CGIAR के बीच समझौते ज्ञापन के तहत की गई थी और यह एक अनुसंधान संस्थान है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म भूमि कृषि खाद्य प्रणाली नवाचार को ध्यान केंद्रित करता है और इसकी साझेदारी तथा वैश्विक उपस्थिति का एक नया रूप होता है जो इस पहल में वन चुनौतियों और उसको समाप्त करने के लिए अधिक एकीकरण और प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं। इसके अंतर्गत आता है फील्ड अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार, जो कि भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को 2023 में यह प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार देने की घोषणा की गई और वे अभी प्रेजेंट में अनुचावल अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक है और इसे रॉकफेयर फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। नेक्स्ट आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का समग्र विकास योजना। यह राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट परियोजनाओं को लागू करने के लिए निकोबार द्वीप समूह में गिलाथिया खाड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य को डीनोटिफाइड कर दिया है और यह ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास का हिस्सा है। इस पर्यावरण की परियोजना को मंजूरी है 2022 में मिली हुई थी, जिसमें 4 घटक है: अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक विद्युत संयंत्र और एक नई टाउनशिप, जिसमें एक विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण शामिल होता है जिसे 30 वर्षों में पूरा किया जाता है। मुल्ला पेरियार बांध, जो कि सर्वे ऑफ इंडिया पर निर्धारित किया गया है, इस पेरियार बांध में केरल की मेगा पार्किंग परियोजना पेरियार झील लीज समझौते के तहत आने वाले अतिक्रमण आते हैं तथा इसमें सर्वे ऑफ इंडिया ने एक मानचित्रण संगठन किया है जिसकी स्थापना 1767 में की गई और यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है। मुल्ला पेरियार बांध का जो निर्माण है इसको 1887 से 1895 में के दौरान इसकी शुरुआत की गई तथा इसमें स्वामित्व संचालन रखरखाव की जिम्मेदारी तमिलनाडु सरकार की है। सुर्खियों में रहे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जो कि एक OECD फ्रेमवर्क के तहत एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है और इसके 1973-74 में उत्पन्न तेल संकट के कारण नवंबर 1974 में इसका गठन किया गया और इसका मुख्य कार्य ऊर्जा सुनिश्चित करना है। इसकी सदस्यता में कुल 31 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत सहित 13 एसोसिएट देश भी हैं और इसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी देश को OECD की सदस्य होना चाहिए। साथ ही उसके पिछले वर्ष के आयात में 90 दिन के कच्चे तेल भंडार की आवश्यकता के बराबर कच्चे तेल भंडार रखने की क्षमता की आवश्यकता होनी चाहिए। रिपोर्ट्स के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें पहली आती है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023। यह जो रिपोर्ट है इसमें 2030 में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी 80% से घटाकर 73% होने का अनुमान है और इसे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत अब आधुनिक स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का प्रमुख आयातक बन गया है और यह भारत अपनी सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहा है। अन्य रिपोर्ट्स को देखा जाए तो इसमें आती है ब्रेक थ्रू एजेंडा 2023, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन उच्च स्तरीय चैंपियन के संयुक्त रूप से जारी किया गया है। विद्युत ग्रिड और सिक्योर एनर्जी ट्रांजेक्शन, जो कि दुनिया भर में ग्रिड्स पर अपनी तरह का पहला स्टॉक टैग प्रदान करता है और नेट जीरो ट्रांजेक्शन में तेल एवं गैस के दहन से होने वाला उत्सर्जन रिपोर्ट होता है। विश्व ऊर्जा संतुलन, ऊर्जा प्रौद्योगिकी परीक्षण परिप्रेक्ष्य, विश्व ऊर्जा सांख्यिकी और 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। इसके अंतर्गत आता है अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी के बारे में, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने, नवीनीकरण ऊर्जा को अपनाने, इनके संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है। इसकी स्थापना 2009 में हुई है। इसका मुख्यालय मस्कत सिटी अबू धाबी में और इसमें भारत भी इसका सदस्य है और भारत सहित 169 मेंबर देश इसमें आते हैं। अब आता है इसके तहत प्रस्तावित रिपोर्ट, जैसे कि वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजेक्शन आउटलुक।
जैसे 2023 जो कि एनर्जी ट्रांजैक्शन की सभी प्रौद्योगिकियों में वैश्विक निवेश में 2022 तक 1.3 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंच रहा है। 2030 तक नवीनीकरण विद्युत उत्पादन को 3 गुना करना और ऊर्जा दक्षता को दोगुना करना और 1.5 डिग्री सेल्सियस की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रिपोर्ट है, जो कि COP28 में पहले आबू धाबी में बैठक आयोजित की गई और यह अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी और ग्लोबल रिन्यूएबल अलायंस में संयुक्त रूप से जारी किया गया। ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा नवीनीकरण और संयुक्त सांख्यिकी प्रभाग तथा विश्व बैंक संयुक्त प्रयासों से जारी किया गया है। यह सतत विकास 7 में सभी के लिए किफ़ायती, विश्वसनीय, संधारणीय और आधुनिक ऊर्जा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अन्य रिपोर्ट में देखा जाए तो इसमें 2022 में नवीनीकरण विद्युत उत्पादन की लागत लो कॉस्ट फाइनेंसिंग फॉर द एनर्जी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आती है। खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना 1945 में हुई, मुख्यालय रोम इटली में है तथा यह संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी। इसमें भारत सहित 195 देश आते हैं और इसके अंतर्गत कुछ रिपोर्ट जारी की गई हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। यहाँ पर यह सेशन फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में बाकी टॉपिक को कवर किया जाएगा। तब तक इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको PDF प्राप्त होगी और आपके जो बाकी जो टॉपिक बचे हुए हैं उनका अपडेट भी दे दिया जाएगा। धन्यवाद।